ट्रक और एक मोटरसाइकिल है, वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और एक दीवार में जाके दोनों की टक्कर होती है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम आपके पास प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, लेकिन इससे हमें ये बात समझ कैसे आती है कि मोमेंटम इटसेल्फ है क्या? मोमेंटम आपके पास वो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन है एक बॉडी में जिससे वो मूव कर रही है। जैसे आपके पास क्या हो रहा है कि P इक्वल्स टू mv, इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखते हैं P इक्वल्स टू mv, तो मोमेंटम किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आपको ये फॉर्मूला अभी हमने सेकेंड लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया, F इक्वल्स टू ma। हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आई थी यहाँ पे कुछ इस तरह से, A इक्वल्स टू A इज प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाई m। तो हमने किया था A इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट F अपॉन m, देन हमने कांस्टेंट लगाया था K और F अपॉन m। आपको इससे क्या समझना है कि हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो कांस्टेंट आया, कुछ ऐसे। अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हटाएं, हम अभी कैसे गए हैं ऐसे, अगर हम इस इक्वेशन में उल्टा जाना शुरू हो जाए तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक कांस्टेंट हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी वापसी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इस मोमेंटम में दो केसेस बनाते हैं। किस तरह से? सेम दो बार हमने फॉर्मूला लिखा P इक्वल्स टू mv और हम ये करते हैं, एक बार हम सपोज करते हैं कि जो हमारा मास है वो कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट है, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, मास की जगह हमने लिख दिया कांस्टेंट इनटू v। हम कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे उल्टा जाना की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हटाए तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, इसका मतलब कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मींस अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे हम आए, हम क्या करते हैं, इस बार हम बोलते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेलोसिटी की जगह हमने कांस्टेंट कर दिया और यहाँ पे मास बच गया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। एक बार पता लग रहा है कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं तो मोमेंटम बढ़ेगा, एक बार पता लग रहा है मास बढ़ाएं तो मोमेंटम बढ़ेगा। अच्छा, अब इसको समझें कि मोमेंटम क्या है। देखिए, मास तो हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मैं भाग रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है मेरा मास चेंज होना शुरू हो जाए, लेकिन हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज एक बार मैं भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। लेट सपोज मैं यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, और एक बार कोई बंदा भाग रहा है सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन मेरा जो वेट है, मास है, वो 80 kg, उस बॉडी का जो मास है वो है लेट सपोज 150 kg। हम दोनों भाग रहे हैं सेम वेलोसिटी से, किस बॉडी पर फोर्स हम लगाएं तो वो जल्दी रुक जाएगी? ये वाली बॉडी, क्योंकि इसका मास कम है। यहाँ पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को रोकने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कम है, इसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इस केस में मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम क्या है, बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ मोशन है, इसे हम मोमेंटम बोलते हैं। इसी तरह सेम दोनों भाग रही थी, अब कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, दोनों को कहा जाता है रुको, कौन जल्दी रुक जाएगा? ये वाली बॉडी जल्दी रुक जाएगी, इसका मतलब इसके पास मोमेंटम कम था तो भी ये जल्दी रुक गई। ये बॉडी देर से रुकेगी, इसका मास ज़्यादा है, इसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी देर से रुकेगी, इसमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इसी चीज़ से आप एक और एग्जाम्पल समझें जो कि मैंने ये लिखी है, ट्रक एंड मोटरसाइकिल। लेट सपोज एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल है, वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और एक दीवार में जाके दोनों की टक्कर होती है। ट्रक भी दीवार में आके लगा, मोटरसाइकिल भी दीवार में आके लगी, और लेट्स सपोज दीवार टूटी नहीं, दीवार इतनी मजबूत है कि वो टूटेगी नहीं। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हर्ट होगी? मोटरसाइकिल को ज़्यादा ख़राब होगी या ट्रक ज़्यादा ख़राब होगा या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल क्या होगा, जाके लगी लेकिन मोटरसाइकिल टूटेगी नहीं, लेकिन जब ट्रक जाके लगेगा तो उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो पूरा अंदर दब जाएगा,
तो कौन ज़्यादा हर्ट हुआ? ट्रक ना, ट्रक ज़्यादा हर्ट हुआ है। क्यों? दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी। मास किसका ज़्यादा है, मोटरसाइकिल का या ट्रक का? ऑब्वियसली ट्रक का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ट्रक का ज़्यादा होगा। वेलोसिटी तो सेम थी, मास जिसका ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा वो हर्ट भी ज़्यादा होगा। इसकी एक और एग्जांपल समझें कि लेट सपोज एक छोटा बच्चा है, वो भागते भागते गिर गया अचानक से। छोटा सा 5-6 साल का सपोज कर ले, वो भागते भागते गिर गया। सेम उसी जगह पे मैं भाग रहा था और मैं गिर गया, किसको चोट ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली मुझे। छोटे बच्चे दिन में 6-7 बार गिरते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं आता। एक बड़ा बंदा दिन में एक बार गिर जाए, वो 3 दिन तक दर्द रखता है कि भाई मैं गिर गया था, मुझे दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ? उसका मास कम था, हमारा मास ज़्यादा। जिसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। मोमेंटम ज़्यादा तो बॉडी जब कहीं हिट करेगी तो उसे दर्द भी उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा हर्ट होगी। तो आपके पास मोमेंटम क्या है? किसी बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ मोशन मौजूद है, इसे भी हम मोमेंटम बोल सकते हैं। या प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का, इसे भी मोमेंटम बोल सकते हैं। एक तीसरी डेफिनेशन भी आती है कि एक बॉडी को रोकने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो भी मोमेंटम है। तीनों केसेस हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन को बताते हैं। कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स कितने टाइम के लिए चाहिए, इसे भी हम मोमेंटम बोलते हैं। तो अब आपके पास क्या आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला तो हमें पता लग गया। अच्छा, एक चीज़ के मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये एक वेक्टर है तो दो स्केलर्स मिलके तो वेक्टर नहीं बना सकते। मास तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मतलब ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है। और मास तो एक स्केलर है। हमने देखा था कि अगर एक वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए तो डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं आता। यहाँ में भी तो क्या हो रहा है, एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। अच्छा, अब आपके पास जो यूनिट्स आती हैं इसे हम फॉर्मूले से ही यूनिट बनाएंगे। किस तरह से कि मोमेंटम का फॉर्मूला है P = mv, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास यूनिट आ गई मोमेंटम की, और ये SI सिस्टम में है ये। इसी तरह मोमेंटम की SI सिस्टम में आपने ये यूनिट नहीं पढ़ी है, आपने तो पढ़ी है न्यूटन सेकेंड। वो कैसे आ रही है? लेट्स सपोज यही है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें सेकेंड से, कोई फ़र्क नहीं आएगा, हमने खुद से कुछ ऐड नहीं किया। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, वापसी वही चीज़ आ जाएगी। तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड भी कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों सेकेंड अगर मल्टीप्लाई हो जाए, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो P = किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब आपके पास फॉर्मूला होता है आपके पास F = ma। अगर फोर्स की यूनिट देखें, न्यूटन = मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखा हुआ, इसकी जगह हम न्यूटन पुट कर सकते हैं। तो मोमेंटम की आपका यूनिट आ जाएगी P = इसकी जगह न्यूटन और ये सेकेंड एज इट इज़ आ गया। तो आपके पास दो SI सिस्टम में यूनिट्स हैं, ये और ये, कोई सी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, SI सिस्टम में हमारी यूनिट आ रही है न्यूटन सेकेंड, जो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। अच्छा, अब CGS सिस्टम में आपके पास जो यूनिट आती है इसको आप ना कुछ इस तरह से याद रखें। CGS से पहले FPS की याद रखें। ये जो FPS सिस्टम है, FPS, इसमें जो F है वो आपको बता रहा है फीट, P आपको बता रहा है पाउंड, और S से हमारे पास सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर FPS सिस्टम में जाए तो हम लेंथ को फीट में फाइंड करेंगे, फोर्सेस को पाउंड में, और सेकेंड टाइम को सेकेंड में ही करेंगे। तो आपके पास FPS सिस्टम में क्या आ जाएगी, न्यूटन किसकी यूनिट थी, फोर्स की। यहाँ पे हम फोर्स को किस से डिफाइन कर रहे हैं, पाउंड से। तो FPS सिस्टम में हमारे पास आ जाएगा, पाउंड को हम LB से शो करते हैं, LB × सेकेंड।
इसको ऐसे लिख लेते हैं मिला के, LB इंटू सेकेंड। ये आपके पास FPS सिस्टम में मोमेंटम की यूनिट है। देन अगर CGS सिस्टम की बात करते हैं, CGS में आपके पास क्या होता है कि हम लेंथ को C से सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में ही फाइंड करते हैं। और यहाँ पे आपका फोर्स की यूनिट होती है डाइन, DWNE, डाइन। तो इस न्यूटन फोर्स है, इसकी जगह आ गया डाइन, और सेकंड तो सेकंड में ही आ रहा है देखें, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिट्स हैं मोमेंटम की। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन हम SI सिस्टम की यूनिट्स देखते हैं जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। अच्छा, अब आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन आती है कि डायमेंशन क्या होगी मोमेंटम की, इसे देख लेते हैं। तो मोमेंटम की डायमेंशन आपको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv। इनकी अगर यूनिट्स पुट करवा दें तो kg, मास की यूनिट kg, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। kg को रिप्लेस करेंगे किससे, हमने चैप्टर 1 में देखा था, kg की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह कैपिटल L, और सेकेंड की जगह कैपिटल T आ जाता है। तो इनको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। मोमेंटम की डायमेंशन क्या आ जाए, kg की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह L, और डिवाइडेड बाय T। T ऊपर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MLT-1, जो डायमेंशन आ गई है किसकी, मोमेंटम की। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई है, MLT-1। तो ये आपके पास मोमेंटम था। और हमारे पास अब आता है मोमेंटम के कुछ रिलेशन आता है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है मोमेंटम से। किस तरह से डिपेंड करता है हम ये भी देखते हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी पे काफ़ी सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, और रिजल्टेंट फोर्स जब हमने देखी तो एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। कुछ ऐसे सपोज कर ले कि एक बॉडी है, ऐसे फोर्स लग रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से काफ़ी सारी फोर्सेस लग रही हैं। बॉडी होपफुली यहाँ मूव कर जाएगी, यानी कि ये आपके पास नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आई है। तो हम इससे इस फोर्स में, यानी बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी, हम क्या करते हैं, इन सारी फोर्सेस का सम करते हैं, जिसे हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ F। ये बिल्कुल सेकंड लॉ की तरह ही, F = m है। बस उस दर हम देखते थे एक फोर्स, यहाँ हमने सारी फोर्सेस को देख लिया। आप चाहें तो F = ma लिख दें, कोई इशू नहीं है। देन आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Vf - Vi डिवाइडेड बाई T, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे पुट करवाते हैं यहाँ पे, m इंटू Vf - Vi डिवाइडेड बाई T। अब क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई करवा देते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, mvf - mvi डिवाइडेड बाय T, ऐसे ही होगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P = mv। तो अगर आपके पास फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, P = mv। अगर ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था बॉडी का मास तो चेंज नहीं होता। अगर अगेन ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, तो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ गया PF, इसकी जगह पे आ गया PI डिवाइड बाय टाइम आ गया। अब PF - PI मीन्स चेंज आ रहे हैं, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P, डेल्टा आपको चेंज शो करता है। इसका मतलब जो सम ऑफ फोर्सेस है और उनका जो रिजल्टेंट है, सम ऑफ नेट फोर्सेस, वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आपका फोर्स की एक डेफिनेशन आ रही है। क्या डेफिनेशन आ रही है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट कब यूज होता है, जब डिनोमिनेटर में टाइम आ जाए। डेफिनेशन क्या बन रही है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और मोमेंटम कौन सा है, लीनियर मोमेंटम है। अच्छा, आपके पास आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कौन सा तरीका है कि अगर लेट्स सपोज मोमेंटम में बहुत स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, हम लिखेंगे फॉर स्मॉल चेंज सम ऑफ F = dp/dt। मैंने आपको बताया था कि d जो है वो स्मॉल चेंजेस के लिए शो होता है। कभी भी बहुत थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो हम dp/dt करके लिखेंगे। जब लार्ज चेंजेस आते हैं तो डेल्टा से,
स्मॉल चेंजेस स्मॉल डी से शो होते हैं। और अगर हम क्या करें, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, ये कौन सी स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, हम लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी, बस क्या फ़र्क आएगा, फोर्स एक वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर लगा देंगे इक्वल्स टू पी भी एक वेक्टर है और टाइम तो स्केलर है तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा। आपके पास अगर ज़्यादा चेंज आ रहे हैं तो ये स्मॉल चेंजेस के लिए ऐसे लिखेंगे और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं अगेन, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर मैं t को ये जो डिवाइड हो रहा है इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एफ नेट इंटू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो इसका मतलब मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला आ रहा है कि सारी फोर्सेस का हम सम कर दें और उसे टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब ये जो चेंज इन मोमेंटम आया है ना, आप वापसी थोड़ा सा डेफिनेशन पे आए। मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी मोमेंटम की अभी। पहली क्या थी, पहली डेफिनेशन ये थी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, के एक बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ मोशन है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। दूसरा क्या था कि एक बॉडी में प्रोडक्ट हो मास और वेलोसिटी का, वो भी मोमेंटम है। एक तीसरी डेफिनेशन जो यहाँ लिखी नहीं है मैंने वो भी बताई थी कि एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। वो फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और वो जितने टाइम के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी वो आपके पास मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि फाइनल मोमेंटम हमने अगर उसको रोक दिया है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम आपके पास इसके भी बराबर है। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि ये जो फोर्स अप्लाई हुई है, ये जो फोर्स अप्लाई हुई है, जिस फोर्स ने बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया, जो टाइम के हिसाब से अप्लाई हुई है, इसे हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स क्या है, फोर्स विच चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ये फोर्स मोमेंटम चेंज कर रही है बॉडी का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक वो फोर्स जो बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगी उसे हम इम्पल्स बोलते। तो आपके पास इम्पल्स कौन सी फोर्स है जो बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगी बॉडी, और इम्पल्स को हम शो करते हैं कैपिटल जे से। ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जे इक्वल्स टू एक बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम, और वो कितने टाइम के लिए लग रही हैं वो टाइम आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप देखें ये और ये दोनों की एक साइड सेम है, ये और ये, तो हम क्या करें, कर सकते हैं दोनों को कंपेयर करें। एक साइड तो सेम है, आपके पास जे किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा पी के। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो बराबर होगा इम्पल्स के। जो इम्पल्सिव फोर्स आपके पास लग रही है, इम्पल्स जो आपके पास अप्लाई किया गया, इम्पल्स क्या है, एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है और वो कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है। जैसे लेट सपोज कोई खड़ा हुआ था, मैंने फौरन से उसको धक्का दे दिया, वो शॉर्ट इंटरवल और टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुई है, ये इम्पल्स है। सिमिलरली क्या करते हैं कि क्रिकेट देखते होंगे आप, क्या हुआ, बॉल आई, जैसे ही शॉट मारी तो क्या होगा, बॉल ऑब्वियसली जाएगी। जो फोर्स अप्लाई हुई है वो इम्पल्स है, एक टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हुई है ना। इसी तरह हम टेनिस खेल लें तो क्या होगा कि टेनिस वो आए और हमने टेनिस से मारा तो अगेन शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई हुई है, इम्पल्स है। एक बॉडी मूव होते हुए आ रही, हमने उस पर फोर्स लगाई, इम्पल्सिव फोर्स है अगेन आपके पास। तो आपका इम्पल्स क्या है, वो फोर्स दो तरह से डिफाइन हो सकती है कि जो मोमेंटम को चेंज करे, या वो फोर्स जो किसी टाइम इंटरवल में एक बॉडी पर लगती है उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। और इसमें अगर हम और कुछ देखें तो मेरा ख्याल है कि बस यही सब है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।